गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सावन कुमार आज आप लोग के सामने ज्योग्राफी का एक टॉपिक अक्षांश और देशांतर लेकर आया हूं। चलिए आज देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक का हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांश के बारे में, दूसरा देशांतर, तीसरा कर्क रेखा, चौथा मकर रेखा, पांचवा विषुवत रेखा। इतने सारे चीज़ों को आज हम बारीकी से इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए आप देख लीजिए कि अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये सब क्या है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। जब ये समझ लेंगे तब हमें ज्योग्राफी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे आगे जो भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें यह काफ़ी मददगार साबित होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर अवश्य करें। और इस टॉपिक, जितने भी सारे टॉपिक हैं सभी को ध्यानपूर्वक, मेरा ये विश्वास है कि यदि ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इन सारे चीज़ों पे आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए, ये जो है हमारी ये पृथ्वी है गोलाकार। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में, देखिए यहाँ पे ये दो बराबर भाग हो गया। आप देख रहे हैं एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। एक दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। इतना सारा नाम से इनको जाना जाता है। तो विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा कहने का आशय ये हुआ कि पृथ्वी पर जब आप कहीं चलेंगे तो जैसे सड़क पे होता है ना, पेंट किया हुआ रहता है या फिर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनी हुई होती है, तो ऐसे पूरे पृथ्वी पर कहीं कोई बना हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये वैज्ञानिकों द्वारा मान लिया गया है। पूरा पृथ्वी के अध्ययन करने में इससे सहायता मिलती है। वही है विषुवत रेखा, ये काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आइए थोड़ा सा इसे हम देखते हैं, दो बराबर भागों में किस तरह से वो विभाजित करती है। देखिए ये गोलाकार टुकड़ा है। जैसे ये आपको पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में जब हम विभाजित करेंगे तो आधा पोर्शन ये ऊपर चला जाएगा और आधा पोर्शन क्या है, नीचे चला जाएगा। तो जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध।
हम एक एक करके हर चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे। भारत आपको यहाँ पे स्थित है। अगर पृथ्वी को दो भाग में हम विभाजित करते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तर बोलते हैं, नीचे का हिस्सा उसको दक्षिण बोलते हैं। और ये गोला का आधा हुआ इसलिए क्या हो गया, गोलार्ध। तो ऊपर का जो हिस्सा हुआ उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो हिस्सा हो गया उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, तो इसको इस तरह से कीजिए, यहाँ से ये आधे हिस्से को हम लोग बोलेंगे पूर्वी भाग और इसके इधर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे पश्चिमी भाग, यानी पूर्वी गोलार्ध बोलिए इसको, और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अगर पूछेगा कि ग्लोब पर भारत कहाँ पे स्थित है, तो इस प्रश्न का जवाब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है। वास्तव में ये कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर ये भी अब ऑप्शन में रहेगा तब इसको लीजिएगा, और यदि उत्तर पूर्वी गोलार्ध न रहे, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध रहे, तो उस कंडीशन में इसका जो जवाब है आप उसका चयन उत्तरी गोलार्ध कीजिएगा। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया गोलार्ध। आपने देखा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा विभाजित करती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। आधा ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए आप इसको ग्लोब पे समझिए। ये पृथ्वी हुई आपके सामने, ये पृथ्वी है। एक नीली लाइन, गौर से देखिए, यहाँ पे एक नीली लाइन ये आपको दिखाई दे रही है, यही है भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर का जो हिस्सा हो गया, ऊपर का हिस्सा हो गया वो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम आगे की बात करें। आगे हम ये देखते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ये केंद्र आप याद रखिएगा, ये जो केंद्र है पृथ्वी का केंद्र यहीं पे होगा। पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे। जैसे सेब होता है ना, तो सेब की जहाँ पे बीज होती है वही पृथ्वी का केंद्र है। इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब आइए हम लोग अक्षांश रेखा को समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा है क्या और इसकी हमें क्या आवश्यकता है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। आपने देखा कि पृथ्वी को ठीक एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच यानी दो भाग में विभाजित करती है। इसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर, चार नामों से इसे जाने जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा? काम तो चल जाएगा, लेकिन जानकारी अगर हो जाए तो उससे कुछ नुकसान भी नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो जानना ही चाहिए आपको। अब जैसे मान के चलिए कि किसी शहर के बारे में आपसे कोई पूछ दिया किसी शहर का नाम और बोला कि वो शहर जो है किस महादेश में है, और आपको जानकारी नहीं है। लेकिन एक मित्र जो है वो आपको कहा कि देखिए वो शहर जो है वो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मान के चलिए कोई भी शहर हो, आपको ये पता नहीं है और आपको पूरे पृथ्वी पे खोजना है, तो पृथ्वी तो काफ़ी बड़ी है ना, कहाँ खोजेंगे आप। लेकिन आपको क्या है, एक हिंट्स मिल गया कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर जब जानेंगे तभी तो खोज पाएंगे ना, अन्यथा आप नहीं खोज पाएंगे। आप देखते होइएगा कि अक्सर बहुत सारे देश, खास करके अमेरिका वगैरह जो है, दूसरे देशों को चेतावनी देते रहता है कि देखो तुम मेरे रडार पे हो, यानी निशाने पे हो, जरा सा भी दाएं बाएं अगर करोगे हम यहीं से बैठे बैठे तुमको क्या होगा, देश सहित गायब कर देंगे इस पृथ्वी से। क्यों? उसके पास जो मिसाइल हैं वो मिसाइल में सिर्फ उत्तरी ये अक्षांश और देशांतर ही फीड करना है। इससे क्या होगा कि अक्षांश और देशांतर समझ लेने से इस पृथ्वी पर कौन सा देश कहाँ पे है या क्या चीज़ है, आपको आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। अब देखिए, अब हम समझते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या होती है। जैसे देखिए, पृथ्वी का जो केंद्र है यहाँ पर, इसके पहले वाले पिक्चर में हमने केंद्र आपको बता दिया था, जैसे सेब के ठीक बीचों बीच वाला हिस्सा, वहां से जैसे मान के चलिए कि ये बन गया 10 डिग्री का कोण, ये बना 10 डिग्री के कोण यहाँ पे इस पॉइंट पे बना, तो और ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, इस पॉइंट पे कोण बना, तो विषुवत रेखा के समानांतर, देखिए अक्षांश रेखा यही है कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक एक डिग्री के अंतराल पर, ये जरूर विषुवत रेखा के समानांतर, जैसे मान के चलिए कि यही जो है 10 डिग्री का कोण बनाए, तो 10 डिग्री यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, इसको क्या करेंगे, जब 10 डिग्री का कोण बना तो ये विषुवत रेखा के समानांतर इसको खींच देंगे, समानांतर। तो विषुवत रेखा के समानांतर प्रत्येक डिग्री पर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, और 0 से 1 2 3 करते करते जब आगे बढ़ेंगे डिग्री पे, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इधर हो जाएगा और 90 डिग्री इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। ये 0 डिग्री से 1 2 करते करते यहाँ पहुँचेंगे 90 डिग्री और यहाँ पहुँच जाएंगे 90 डिग्री। जब ऊपर में हम 90 डिग्री पे पहुँचते हैं तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। यहां तक में कोई दिक्कत? अब प्रत्येक डिग्री के अंतराल पे खींचते चलिए, एक एक डिग्री के अंतराल पे क्या है, हम जो भी रेखा खींच रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। सभी के सभी क्या हो गए, अक्षांश रेखा। इस तरह से हम लोग खींच देंगे, सब का सब क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा हो जाएगा। देखिए, और दूसरी बात, अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है अक्षांश रेखा। अब देखिए, पूरे पृथ्वी पर हमें क्या है, अक्षांश रेखा खींच दिया। अब इसमें हमने बताया था आपको कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अगर ये 0 है तो 1 2 मान के चलिए 10 15 20 25 30 करते करते ये वाला मान लिखिए चलिए, ये वाला लाइनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। यानी जिस शहर को हम खोज रहे हैं, जिस शहर को हम खोज रहे हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे आया 50 डिग्री, तो इस तरह से घूमेगा तो ये जो सर्किल होगी उसी पे वो शहर कहीं ना कहीं अवस्थित होगा। चूँकि हमको अभी तक अक्षांश पता चला है, इसलिए हम घूम रहे हैं कि आखिर वो शहर जो है इस लाइन में कहाँ पे है। अब नीचे हम नहीं खोजेंगे, चूँकि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमको एड्रेस मिला हुआ है, तो 0 से बढ़ते गए एक एक डिग्री करते हुए मान लिए कि ये वाला जो रेखा है, ये वाला रेखा क्या हो गया, अक्षांश 50 डिग्री है। तो वो शहर यहाँ से लेके यहाँ तक, चूँकि देखिए गोला तो दिखाई नहीं देता है, वो पूरे में वहीं पर वो शहर कहीं ना कहीं होगी। ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश।
अब अक्षांश रेखा के बारे में, जैसे इस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप लोगों ने 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो समझ लिया, यहाँ से जाके यहाँ पे होगा, यानी यही। अब देशांतर भी हमें समझना है, लेकिन उससे पहले अक्षांश के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। यह है पृथ्वी, ये हो गया कौन सी रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब देखिए, आप देखे हैं कि ये वाला हिस्सा क्या है, 90 डिग्री है, और ये 0 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। प्रश्न रहता है अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, या अक्षांश रेखा की संख्या। तो देखिए, ये 0 डिग्री 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हुए 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये हो गया 90। यहाँ से देखिएगा, 0 को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 90। तो 1 हो गया 90, आपको ये यहाँ से लेके 0 छोड़कर 1 2 इस तरह से गिनती करेंगे, तो जब 90 पे आएंगे तो 90 को तो लेंगे ही, तो 90 ऊपर में हो गया अक्षांश, और यहाँ से भी फिर 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, यानी इस तरह से मान लीजिए ये सभी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो 90 उधर और 90 इधर, 0 के बाद 1 2 करते करते जाएंगे ना हम लोग, यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 इधर, यानी 90 ये और प्लस 90 कितना हुआ, 180। एक चीज़ देखिए, ये जो 0 डिग्री है ये भी एक अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो है वो भी एक अक्षांश रेखा है। कारण इसका ये है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी देखिए, ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा है, ये दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होती है। ये दोनों के बीच की दूरी 111, इस दोनों के बीच की भी दूरी कितना होगी, 111, इस दोनों के बीच की भी दूरी 111। अगर 0 डिग्री को आप अक्षांश नहीं मानेंगे तो इन दोनों की बीच की दूरी हो जाएगी 222, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं बचपन से कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसलिए 0 डिग्री भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है। तो 180 और एक कितना हो गया, 181। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी हो गई, 181। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अक्षांश रेखा की संख्या हमने समझ लिया, ये भी देखा कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। अब हम ये जानेंगे कि जो अक्षांश रेखा है, पूछेगा कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन है, सबसे छोटा अक्षांश कौन है, तो हम उसे देखते हैं कि देखिए ये जो रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं, ये देखिए ठीक बीचों बीच जो रेखा है, क्या इससे बड़ी भी गोलों पे कोई रेखा हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसके अगर ऊपर भी जाएंगे तो छोटी, नीचे भी जाएंगे तो छोटी, यानी सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो है आपका 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये सब जो है आपको सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश। आप खुद देख लीजिए इसे।
और सबसे छोटी की बात होगी तो ऊपर में जो 90 डिग्री है तो वहाँ जवाब होगा हमारा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों क्या है, समान है और सबसे छोटी है। सबसे छोटी क्या है, अक्षांश रेखा है। तो बताइए क्या अक्षांश रेखा में अब आपको किसी भी तरह की परेशानी है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा वो होगी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा या इक्वेटर, सभी एक ही हैं। और सबसे छोटी वो हो जाएगी आपको उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री या दक्षिणी ध्रुव या 90 डिग्री। ये हुआ हमारा अक्षांश। अब अक्षांश में भी हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की रेखा है जिसका हम पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर हम देशांतर के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। ये है हमारा पृथ्वी। इसको ठीक बीचों बीच आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री क्या है, इसको विभाजित करती है या इसको करती है विषुवत रेखा, विभाजित करती है विषुवत रेखा। ऊपर का जो हिस्सा है 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये 90 डिग्री इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, चूंकि अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई है विषुवत रेखा के समानांतर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे एक विशेष प्रकार की काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसी का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री के अंतराल पर 23.5 डिग्री के अंतराल पे 23.5 डिग्री के अंतराल पे एक रेखा खींची गई है। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्लियर? फिर विषुवत रेखा के समानांतर ही यहाँ पे 66.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है। इस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची गई है जिसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए ये हमने क्यों बनाया, चूंकि जो भी महादेश हैं मैं आपको दिखा सकूं कि कौन से महादेश कहां पे अवस्थित हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो महादेश है वो कुल 7 महादेश है। सबसे जो बड़ा महादेश है 1 नंबर में, उसको हम लोग बोलते हैं एशिया। 2 नंबर जो है वो है आपको अफ्रीका। 3 नंबर है उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर है दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर है अंटार्कटिका। 6 नंबर है यूरोप और 7 नंबर है ऑस्ट्रेलिया।
अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। हम लोग को याद रखना है आम, आम, आम। आम 3 बार, पहले आम, फिर आम, एक छोड़ के फिर आम। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी आप देख के आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन महादेश कहाँ कहाँ फैला हुआ है हम लोग इसको जान लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हमने पढ़ा आम, आम और फिर आम। फिर इसके बगल में आ जाएगा कवि, 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 बस 3 आम 3 कवि। ये हो गए आम, 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 कवि, कवि, कवि। इतना ही से सारा चीज क्लियर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखिए एशिया, आर्कटिक, कर्क और विषुवत। ये विषुवत है, ये कर्क है, ये आर्कटिक है। यानी एशिया महादेश जो है ये तीनों पे फैला हुआ है। यानी एशिया जो है विषुवत रेखा पे भी है, कर्क रेखा पे भी है और आर्कटिक रेखा पे भी है। एशिया हो गया। दूसरा है अफ्रीका, मकर, कर्क और विषुवत। मकर, कर्क और विषुवत। यानी अफ्रीका जो है वो तीनों रेखा पे फैला हुआ है। और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आ भी चुका है कि कौन सा महादेश विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों पे फैली हुई है। तो इसका जवाब है अफ्रीका। ये तो हो गया आपको एशिया, ये हो गया आपको अफ्रीका। अब आइए उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक और कर्क, आर्कटिक और कर्क। यानी यहां पे फैला हुआ है आपको उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका है मकर और विषुवत। ये मकर रेखा है और ये विषुवत। यानी यहां पे फैला हुआ है आपको साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अंटार्कटिका में कुछ नहीं है, अंटार्कटिका का ये हिस्सा है, तो अंटार्कटिका कहीं नहीं है, मतलब किसी भी रेखा पे नहीं है। यूरोप ये है यानी आर्कटिक, एशिया से ही लगा हुआ है यहाँ पे यूरोप, जो कि सिर्फ किस रेखा को टच करती है, आर्कटिक रेखा को, यूरोप। और ऑस्ट्रेलिया जो है मकर, ये हो गया मकर, यहाँ पे है आपको ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या सारे महादेश का कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है? अब आपको ऐसा लगता है कि जो भी महादेश है, एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी स्थिति इस रेखा के माध्यम से आप समझ रहे हैं। आप इसे 1 से 2 बार इसका सही ढंग से आप अध्ययन कीजिए, ये टोटल का टोटल टॉपिक आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कर्क रेखा आपने ये भी सुना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या है, गुजरती है। तो आइए हम लोग थोड़ा पहले कर्क रेखा को देख लेते हैं, फिर हम लोग देशांतर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, ये 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये है हमारा
मकर, मकर रेखा, और ये है हमारा कर्क रेखा। और इंडिया जो है वो आपको यहाँ पे इस तरह से इंडिया है कर्क रेखा पे। तो आइए हम देखते हैं कि कितने भारतीय राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये हमारा इंडिया है, कर्क रेखा यहाँ से इस तरह से गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा वैसे तो बहुत सारे ट्रिक आप पढ़े होंगे, मित्र पे गमछा झार, सभी राज्यों के नाम आ जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं। आप एक बार विधिवत ढंग से आप इसका अध्ययन कर लीजिए, फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो है गुजरात, तो 1 नंबर में कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? गुजरात से। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ हिस्सा जो है राजस्थान का आ जाता है, यानी 2 नंबर में हो गया आपका राजस्थान। 3 नंबर इसके बाद जो हिस्सा आ जाता है वो आता है आपको मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। 4 नंबर में यहाँ पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 5 नंबर में उसका आ जाता है झारखंड, 5 नंबर में झारखंड। 6 नंबर में यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपको त्रिपुरा, 7 नंबर है आपका त्रिपुरा। और 8 नंबर है आपका मिजोरम। ये वो 8 भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके नीचे का जो हिस्सा है वहां पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। क्योंकि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा का महत्व यही है कि सूर्य जो है उसकी सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीना, फिर यहाँ से लौटेगा तो 3 महीना 6 महीना, फिर ये 3 महीना 9 महीना, फिर ये 3 महीना 12 महीना सूर्य जो है इस तरह से चक्कर लगाती है। तो ये 8 भारतीय राज्य आपको याद हो गए। फिर से देखिए, एक गुजरात, गुजरात के बाद हो जाता है आपको ये राजस्थान, राजस्थान के बाद ये हो गया आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हो गया आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है आपको झारखंड, झारखंड के बाद हो गया आपको पश्चिम बंगाल ये वाला, उसके बाद हो गया त्रिपुरा, चूंकि बीच में बांग्लादेश का इलाका आ जाता है। और 8 नंबर में कौन सा है? मिजोरम। यही वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए अब हम इसके बाद कर्क रेखा को जाने। किस प्रश्न ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, और सबसे कम हो जो है वो हो जाएगा आपका राजस्थान, क्योंकि वहाँ से काफ़ी कम है। आइए अब हम देशांतर के बारे में पढ़ें। चूँकि अभी तक हमें शहर का पता नहीं चला है, जो मित्र ने हमारे एक संकेत के माध्यम से बताया कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो अभी तक हम अक्षांश तो खोज लिए हैं लेकिन देशांतर नहीं खोजे हैं। अब आइए जरा हम देखते हैं कि देशांतर के बारे में जानें। देखिए ये हो गई पृथ्वी। आपने देखा कि ये वाला पॉइंट जो है, जो 90 डिग्री है, इससे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये 90 डिग्री का जो ये है, चूंकि वो है तो ये अक्षांश,
लेकिन ये अक्षांश एक बिंदु के रूप में है। और ये 90 डिग्री ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब जो देशांतर रेखा है, देखिए जैसे हमने अक्षांश के बारे में आपको बताया ना कि पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी, उसी तरह से जो देशांतर रेखा है ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। बिल्कुल इसे बोलने का प्रयत्न करें, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये देखिए चलेगी उत्तरी ध्रुव से और मिलेगी कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पे। चलना है इसको उत्तरी ध्रुव से और मिलना है कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पे। आप देखिए यही तो है देशांतर रेखा। तरबूज में आप देखते होंगे कि इस तरह से क्या है, अक्षांश और देशांतर बना हुआ रहता है। तरबूज तरबूज जो खाते हैं ना, देखिएगा उसी तरह का क्या होगा, ये फिगर होगा। यानी एक पॉइंट होगा उत्तरी गोलार्ध और एक पॉइंट क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध से जैसे ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो इलाका हो गया, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, जिसको कि हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो प्रश्न यहाँ पे 2-3 आ जाते हैं। पहला कि देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतर, अब जैसे देखिए कि कोई भी गोला चीज़ कितना का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो एक एक डिग्री के अंतराल पे हम क्या कर लिए, इसको डिवाइड कर लिए, तो हमें देशांतर की जो है, चूँकि वहाँ पे भी एक एक डिग्री के अंतराल पे किए थे, यहाँ भी एक एक डिग्री के अंतराल पे, तो देशांतर की संख्या हमें मिल गई कितनी? सिंपल है ये, देशांतर की संख्या जो है वो हो गई 360 डिग्री। कोई भी गोलाकार चीज 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो वो देशांतर की संख्या हो गई 360। अब देखिए दो देशांतरों के बीच, ऐसे दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ से दो देशांतर चली, एक ये और एक ये, जब ये आगे की तरफ बढ़ रही है तो दोनों की बीच की दूरी जो है बढ़ते जा रही है। एक समय ऐसा आता है कि दूरी काफ़ी हो जाती है, फिर देखते हैं कि घटने लगता है। यानी यहाँ पे दूरी क्या है, दोनों का मैक्सिमम बढ़ जाता है, फिर नीचे की तरफ देखिए कि दूरी क्या है, घटते चली जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि दो देशांतरों के बीच की सबसे कम दूरी ध्रुव पे होगी। कहाँ होगी? ध्रुव पे होगी। और सबसे ज़्यादा दूरी जो होगी वो विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे या 0 डिग्री पे या इक्वेटर पे होगी। वो होगी कितना? 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी इक्वेटर पे होती है, यानी भूमध्य रेखा पे होती है, यानी विषुवत रेखा पे होती है, या 0 डिग्री पे होती है। इतनी बात में कोई परेशानी? अब हमें यह जानना है कि 360 तो है, 360 तो ये है, लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करें? कहीं ना कहीं से तुमको शुरू करना होगा, जहाँ से हम 360 इसको काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक लंदन में जगह है ग्रीनविच, ठीक है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है, इस देशांतर को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री, यानी इस तरह से है। देखिए ये वाला हो गया हिस्सा 0 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। यानी 1 2 3 करते करते जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो 180, 1 2 करते करते इस पॉइंट पे जाएंगे तो 180, और ये जो 0 डिग्री है यही लंदन के ग्रीनविच से क्या है, गुजरती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ से
1 2 3 4 करते जाएंगे तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। 180 पे जाके रुक जाएगी, 181 नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वास्तव में ये दोनों एक ही लाइन है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए ग्लोब में ज़्यादा समझ में आएगा कि एक पॉइंट ये है, ठीक है, इससे हम पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 180 दिखाई दे रहा है, फिर वापस चले आइए यहाँ पे, यहाँ से फिर इधर पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ेंगे 180 पे, तो ये 180 वही है ना। तो इस 180 के बदले में हम लोग एक 180 काउंट करते हैं और एक 0, कुल मिलाकर देशांतर की संख्या हमें हो जाती है 360 डिग्री। अब हम ये जाने कि 1 डिग्री देशांतर का क्या वैल्यू है। तो देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में कितना 360 डिग्री का क्या है, एक चक्कर लगाती है। तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटे। क्लियर है? 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 24 गुने 60, इतना मिनट लिख सकते हैं ना। घंटा को हमने मिनट में क्या किया, चेंज कर दिया, मिनट। अब 1 डिग्री बराबर 24 गुने 60 बटा कितना हो गया 360, 6 36 6 चौका 24, यानी 4 मिनट। 1 डिग्री का जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो 1 डिग्री होगी वो पृथ्वी को घूमने में वो लग जाएगा आपको 4 मिनट। तो देखिए हम लोग खोजने चले थे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो मान के चले कि ये वाला जो हिस्सा है 0 डिग्री है, और इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, जैसे यहाँ पे देखिए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहले इस लाइन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिए 50 डिग्री वाला यहीं पे होगा, यानी इसी लाइन पे। अब हमको देखना है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो मोटा वाला आप देख रहे हैं ये हो गया आपको 0 डिग्री। 0 डिग्री, उससे हम इसके तरफ जाएंगे तो वो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, जबकि इसके तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पूर्वी देशांतर। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, मान के चलिए ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये वाला हो गया 30। यही वो पॉइंट है जहाँ पे वो शहर क्या है, बसा हुआ है। इस तरह से हम लोग अक्षांश और देशांतर का अध्ययन कर पाते हैं। दोस्तों यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।